तो अगर आप नवंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो एक कैलकुलेशन करते हैं छोटा-सा। देखिए, जैसे हमें पता है कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 अगर आप कोई सिंगल ग्रुप देने वाले हो, तो चांसेस वही रहते हैं कि 10 से 12% का हमारा रिज़ल्ट होता है, हमें पता है। इसके अलावा अगर आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करें, तो बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम देने वाले तो 5 टू 6% या 6 टू 7% हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं। यानी ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ के चलें, तो 8 टू 9% का हमारा रिज़ल्ट होता है। चलिए हम 10% पकड़ लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट सिर्फ एक ही बच्चा पास करेगा। ये तो आप समझ लीजिए कितनी आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि आपको क्या लगता है पता है, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है सर हमने मेहनत तो बहुत की है, ऐसे ने हमें यहाँ पर मार्क्स नहीं दिया, वहाँ पर मार्क्स नहीं दिया, हमें यहाँ मार्क्स मिलने चाहिए था, हम पास हो जाते हैं। सारी बात आपकी जायज़ है। बट आप ये समझ लीजिए कि आईसीए को 10 में से एक ही बच्चे को पास करना। अब वो तरीके से फ़ेल करे 9 बच्चे को या फिर कुछ गलत करके फ़ेल करे, वो उनका चलो चलते रहता है। बट ये तो समझ लेना कि आईसीएस 10 में से एक ही बच्चे को पास करेगा। तो आप ये सोचिए कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो कि आप वो 9 बच्चे जो आपके साथ कॉम्पिटिशन में आप उसको पार कर जाओ, ओवरराइड कर जाओ, क्या आप उतना एफर्ट दे रहे हो? क्योंकि आपको लगता होगा कि हम तो रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं। हमने अभी एकदम पढ़ाई करने लग गए हैं और हम अच्छे से कोर्स कंप्लीट करके एग्ज़ाम दे देंगे। बट आपको ये समझना होगा कि आपको बाकियों के साथ रेस भी आपका कहीं न कहीं, बाकी बच्चे जितना एफर्ट्स दे रहे हैं, जितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उससे एक्स्ट्रा कुछ अलग करना होगा। आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट देना होगा एंड वही ज़्यादा एफर्ट्स जो देगा, वो बच्चा यूजुअली पास हो जाता है, वो निकल जाता है। तो अभी देखिए हमारे पास बचे 45 डेज़ के आस-पास हमारे पास बचे, 45 डेज़ भी मैं नहीं बोलूँगा कि हमारे पास बचे, 40 डेज़ पकड़ के चलो, 40 डेज़ हमारे हाथ में। सो ये 40 डेज़ आपको क्या करना है, आपको गायब हो जाना है। मैं सीरियसली मैं मज़ाक नहीं कर रही, ये लाइन आपने बहुत सारी जगह पे, बहुत जगह आपने आपको सोशल मीडिया में आपने सुन भी लिया होगा। ये कोई नई लाइन नहीं है जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। बट ये सच्ची लाइन है और ये बहुत फैक्चुअल है और मैंने खुद ऐसा किया हुआ है। कि मुझे याद है अपने टाइम में जब मैं एग्ज़ाम देता था, मुझे याद है मैं पूरा टाइम मस्ती करता था। बाइक में घूमना, अड्डाबाजी करना, रात को निकल जाना, मस्ती करना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जब एग्ज़ाम्स आते थे ना, एग्ज़ाम से 2 महीना पहले, ढाई महीना पहले मैं सब कुछ छोड़ देता था। सच बता रहा हूँ सब कुछ छोड़ देता था। कोई मस्तीबाज़ी नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं, कहीं पर कोई अड्डाबाज़ी नहीं, कोई बुलाए तो भी मैं नहीं जाऊँगा। मैं फ़ोन वग़ैरह तो साइड में पड़ा रहने देता था। देखता ही नहीं था मैं फ़ोन वग़ैरह को। इवन तब की क्या मैं आज की बात बता रहा हूँ जब आपके एग्ज़ाम्स आते हैं ना हमेशा, तभी मैं फ़ोन को साइड कर देता हूँ, उठाना बंद कर देता हूँ। मेरे लिए जो प्रायोरिटीज़ रहते हैं, वो प्रायोरिटीज़ मैं करता हूँ। तो आप ये समझ लो आपको कोई काम नहीं करने, कोई ऑफ़िस के काम है, बॉस है वो भाड़ में जाए। आप अपने बारे में सोचो, बॉस के बारे में मत सोचो, वो अपने बारे में सोचेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो सर सितंबर है, हमारा काम वग़ैरह वो सब एक्सक्यूज़ेज़ है। वो आप हैंडल करो कि कैसे आप बॉस को कुछ भी बहाना मारोगे, जो भी करोगे वो आपका लुकआउट नहीं है। आपका लुकआउट है कि आपको सीए क्रैक करना है। नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। अगर आप फेल हो जाओगे तो आपके बॉस वग़ैरह कोई नहीं आने वाला आपके, है ना? कोई काम नहीं आने वाला। तो ये आप समझ लीजिए कि सारी चीज़ों को भूल जाइए अभी आप, सब कुछ छोड़ दीजिए। कुछ काम आपके हाथ में आउटसोर्स कर दीजिए, पूरा फ्री हो जाइए और ये 40 दिन पूरा का पूरा अपना दिमाग का यूटिलाइज़ेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करने में कीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना। घर में मम्मी-पापा भी कोई काम बोले मना कर दो, बोल दो नहीं होगा। भूल जाओ 50 दिन, एग्ज़ाम में भी तो 10 दिन और लगेगा, 10-15 दिन। बोलो भूल जाओ मम्मी-पापा को कि कोई मेरा मैं जैसे अगर मैं प्रतीक जगह तो भूल जाओ कोई प्रतीक जगाती था। आप 50 दिनों के लिए कुछ भी नहीं करोगे बोल दो आप। 50 दिन तक सिर्फ़ आप मेहनत करोगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पढ़ाई करोगे। 10-15 मिनट, आधा घंटा के लिए शाम को टहलने निकल गए माइंड फ्रेश करने के लिए, वो भी पार्ट ऑफ स्टडी है। वो अलग बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई घूमना-फिरना नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बाजी नहीं, कोई बॉयफ्रेंड बाजी नहीं, कुछ भी नहीं करोगे। आपको सिर्फ़ ये 50 डेज़ क्या करना है, पूरा गायब हो जाइए और गायब होके पढ़ाई कीजिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मोबाइल में काफ़ी टाइम चला जाता है, क्या करें? देखो पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं होता था, तब भी तो बच्चे पढ़ाई करते थे ना। ये सब डिस्ट्रैक्शंस कब आते हैं पता है? जब हम उसका यूज़ करते हैं। एक बार आप मोबाइल को हटाइए, हटा दीजिए मोबाइल को एक बार आप। देखिए अपने आप मन नहीं करेगा। 1 दिन, 2 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे आज 18th है। 18 से 20-21 तक 2-3 दिन आपको दिक्कत आएगी, 2-3 दिन आपने सँभाल लिया, मोबाइल की आदत छूट जाएगी। कौन-सा मोबाइल भागा जा रहा है। 50 दिनों के बाद फिर आपके पास आ जाएगा, जितना छेड़ना छेड़ लेना। और सबसे पहले तो ये इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप ये सब जो भी है, जो काम की चीज़ नहीं, जहाँ पर लगता है कि आपके समय वेस्ट हो रहे हैं अननेसेसरीली, भाई हटाओ उसे, हटाओ उसे। वो सबको डीएक्टिवेट करो। मेरा खुद का मोबाइल में मैं आपको बता रहा हूँ फ़ेसबुक वगैरह सब कुछ डीएक्टिवेट किया हुआ है।
और इंस्टाग्राम भी मैं तब अभी जैसे फिलहाल मुझे उसमें ज़्यादा टाइम में लॉस नहीं करता तो मेरा एक्टिवेट है। अदरवाइज़ मुझे लगता है ना कि कहीं पर भी मेरा टाइम खराब हो रहा है, मैं उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो आप वो सारी चीज़ें करके उन सबसे फ्री हो जाइए। यानी जो इंसान आपको लगे, चाहे इंसान हो या सोशल मीडिया हो या कोई भी हो, जो लगे कि आपकी और सीए की जर्नी के बीच में रुकावट खड़ी कर रहा है या कर सकता है, भाई उसको पहले एलिमिनेट करो ना। अपने दुश्मन को मारोगे तभी तो सक्सेसफुल होगे। तो उन सभी को हटाओ अपनी ज़िंदगी से और सिर्फ पढ़ाई पे फ़ोकस करो। कितने सारे बच्चे घर में बैठे हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते, बट वो मोबाइल में दुनिया बसा के रखे, मोबाइल में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हटा दीजिए। और आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो मोमेंट रहता है ना, ये 40 डेज़ का मोमेंट, इस वक़्त आपको बहुत सारी मूवीज़ नज़र आएगी कि ये अच्छी मूवीज़ आई है, देखना चाहिए, वो मूवीज़ अच्छी आई है, देखना चाहिए। इसके अलावा जो कोई लड़की, अगर आपको मान लीजिए कोई लड़का, उसको कोई लड़की ने पूरे साल भर मैसेज नहीं किया, इस टाइम में आपके पास उनके मैसेजेस भी आ जाएँगे। मतलब कुछ-कुछ ऐसा होता है, आप देखना कि जो हमारा सबसे कीमती समय रहता है, उस वक़्त कहीं न कहीं से हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, किसी न किसी प्रकार से। आपको ये समझ लेना है, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। किसी को आपकी ज़िंदगी में आना होगा, सीए बनने के बाद भी आ जाएगी या आ जाएगा, या नवंबर के बाद भी आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए उन सबको हटाओ और उन सबको हटा के आप पढ़ाई करो। और मन लगा के आप ये सोच के पढ़ाई करो कि मुझे मेरी लड़ाई जो है ना, मैं एक अकेला बच्चा, मेरी 10 बच्चे के साथ लड़ाई है, उनमें से सिर्फ़ एक ही बच्चा पास होगा जो फर्स्ट रैंक लाएगा। यानी बाकी 9 बच्चे एलिमिनेट होने वाले हैं। ये सोच के अगर आप पढ़ाई करोगे ना, तो आप देखना, आपको जो लगता है वो आपका पीओवी से कि 100% है, आपको पता चल जाएगा कि वो 100% नहीं है। क्योंकि वो तो जस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका 100%। आईसी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ना मार्क्स देने वाली कि आपने कितना मेहनत किया, वो तो ओवरऑल देखेगी ना। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, एक्स्ट्रा से एफर्ट देके निकाल के करना है। और अब अगर मैं बात करूँ छोटी-सी तैयारी की, तैयारी हम कैसे करें? देखिए, आप आईसीए के मटेरियल पे स्टिक हो जाइए। आजकल यूजुअली सारे टीचर्स भी आईसीए के मटेरियल से ही बनाते हैं, तो अच्छी बात है। अगर वो आईसीए के मटेरियल से अपने कंटेंट वगैरह बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। जैसे मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम वगैरह, मैं आईसीए के मटेरियल से पूरा बनाता हूँ। तो आईसीए के मटेरियल को स्टिक रहिए। अभी अब ज़्यादा डीप नॉलेज की तरफ मत भागिए। अब डीप नॉलेज कोई काम नहीं आएगा, है ना? अभी वो टाइम वेस्ट करेगा आपका। यानी जितना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आपका टाइम का नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आपने बहुत टाइम पढ़ा है, अभी आप देखो जितना अंडरस्टैंडिंग मिलती है, अंडरस्टैंडिंग ले लो। उसके अलावा कहीं-कहीं पर लगे कि इस क्वेश्चन को रट लेना, आप उसको रट लो। उपाय नहीं है हमारे हाथ में, कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप कोशिश ये करो कि मेजॉरिटी पोर्शन आपके खत्म हो जाए, मेजॉरिटी पोर्शन। और कोशिश करो कि कोई भी सिलेबस अगर आपका है, तो उसमें ऐसा एबीसी कैटेगरी से पढ़ाई कर सकते हो आप कि पहले ए कैटेगरी पढ़ लिया, फिर बी कैटेगरी पढ़ लिया, फिर सी कैटेगरी पढ़ लिया, वैसे पढ़ाई कर सकते हो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सी कैटेगरी को आप इम्पोर्टेंस ही ना दो और उसे छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि हमने पिछले 5 अटेम्प्ट की अगर मैं बात बताऊँ, पिछले 5 अटेम्प्ट में हमारे साथ धोखा हुआ है। हम सभी ने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी को हम पढ़ के जाते थे और आईसीए एग्ज़ाम में उसे भी पता था कि बच्चे ए और बी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, वो सी कैटेगरी से क्वेश्चन भर-भर के दे देते। तो ये गलती आप नहीं कर सकते। आपको ये समझना है कि आईसीए कहीं से भी कोई भी कुछ चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो आपके सिलेबस में वो चैप्टर है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है और वहाँ से आईसीए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप प्रिपेयर रहिए कि जो चैप्टर आप छोड़ के जाने वाले रहोगे, वही चैप्टर देखना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा। मुझे याद है पिछली बारी मैंने खुद सोचा था, मैंने खुद बोला था बच्चों को कि इंड एस 108 से पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, चांसेस बहुत रहे, आएगा नहीं आएगा तो 4 नंबर का आएगा, है ना? तो मैंने उसका रिवीजन नहीं कराया था लास्ट मोमेंट में। ठीक है, क्लासेस में तो करवाया है, सारी चीज़ें करवाता हूँ, पर रिवीजन नहीं हुआ, टाइम नहीं बैठा। और हमने सोचा भी नहीं था कि 108 से आएगा भी तो कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बट आपको पता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो 108 से नेवर एक्सपेक्ट। तो आप इसको, ये बस एक उदाहरण, एक एग्जांपल है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है। आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो सर इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे तो क्या ही आएगा, छोड़ो। ऐसे उसी से आपको क्वेश्चन दे। तो इसीलिए आप प्रिपेयर रहिए 100%, है ना? और सभी सिलेबस को कवर कीजिए। खासकर आप ऐसा कर सकते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे चैप्टर से आपने कवर कर लिए। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मैंने बनाई है, वो भी मैं जल्द आपको शेयर कर दूँगा। वो पहले कर लिया, बाकी सारे गो थ्रू कर लिए। तो आपको तरीके से पढ़ाई करना है और पूरा कवर अप करके जाना है। इसके अलावा बस मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने 5 टोटल बड़े इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 103, 110, 115। वो सभी का डिटेल्ड रिवीजन विद क्वेश्चन यूट्यूब में अपलोडेड है। 116 प्रोबेबली परसों हम लाइव मैराथन लेंगे, जहाँ पर इंडेक्स 116 भी हम एक दिन में पूरा का पूरा कंसेप्ट अलोंग विद क्वेश्चन पूरा हम कवर कर देंगे।
तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अभी शिद्दत से पढ़ाई कर लो, क्योंकि आपको पता है अभी अगर आप शिद्दत से पढ़ाई नहीं करोगे, दिक्कत बस एक ही आती है छोटी-सी। क्या दिक्कत आती है? जब रिज़ल्ट आता है ना, उस टाइम में बच्चे फेल होते हैं ना यार, बहुत दुःख होता है उनको। उनके साथ-साथ हमें भी दुःख होता है। कितने बच्चे रोने लग जाते हैं, है ना? कितने बच्चे का 190 में रुक जाता है, 195 में रुक जाता है, 180 में रुक जाता है, और वो पता है वो मोमेंट बर्दाश्त करने वाला नहीं रहता है। अभी आप क्या पता चिल मार रहे होंगे, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। बट अगर आप में से कोई बच्चा पहले से फेल हुआ है, तो बस वो वक़्त याद कर लो, जब अभी जुलाई में रिज़ल्ट आया था, उस वक़्त आप पे क्या बीती थी, आपकी क्या हालत हुई थी। बस वो वक़्त को एक बार याद कर लो। मुझे लगता है कि आप वो वक़्त को याद कर लोगे ना, आप अपने आप सीरियस हो जाओगे पढ़ाई को लेके, और अपने आप सारी दुनिया को भूल के गायब हो जाओगे, और गायब होके तरीके से आप पढ़ाई करोगे। और दूसरी चीज़, मन लगाना पड़ेगा, आप ज़बरदस्ती पढ़ नहीं सकते, आपको मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स आपने खुद चुना है, किसी ने फ़ोर्स नहीं किया आपको ये कोर्स चुनने के लिए। तो अगर आपने ये कोर्स चुना है तो आपको मन लगा के पढ़ना होगा, आप फाकीबाज़ी नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते, आपको करना पड़ेगा कैसे भी करके। और कोशिश कीजिए कम से कम रोज़ 10 घंटा तो कम से कम आप पढ़ाई करो। 10 टू 12 आवर्स आपका डेडलाइन होना चाहिए रोज़ पढ़ाई करने का। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ड्यूरेशन कम होता है और क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है पढ़ाई की। लेकिन आप लिख-लिख के पढ़ाई करते हो तो उससे मन भी लगा हुआ रहता है पढ़ाई में, और हमारी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ती है, और हमें याद भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम लिख-लिख के कर रहे हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, और ये नवंबर अटेम्प्ट जो है ना, इसको बस अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाइए और निकाल दीजिए यार। है ना? मेहनत ऐसी कीजिए कि निकाल दो, अगली बार वापस से एग्ज़ाम देना आना ना पड़े। मेरा भी ये वीडियोज़ ये सब सुनना ना पड़े आपको। आप बेहतर ज़िंदगी जियो, आगे जाके बड़े-बड़े काम करो। क्या पता बाद में आप मोटिवेशन देने लग जाओ आगे आने वाले बच्चों को, कि वो एक होता है ना, वो आपसे इंस्पायर होके वो आगे पढ़ाई करें। इस लायक कुछ बन जाओ। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।